चलिए बच्चों, आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जितने भी रिलेटेड टर्म, जितने भी टॉपिक हैं, मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के बिना करंट फ्लो नहीं होती है। रेजिस्टेंस के बिना करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते बेटा प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है। प्रति माने क्या होता है? अगेंस्ट, विरुद्ध। रोध माने बाधा। ठीक है, तो किसके प्रति रोध पैदा करेगा? तो जो आपका रेजिस्टेंस है ये आपका मेटल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है, मतलब जो विरोध करती है किसका? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का, या कह सकते हैं धारा के प्रवाह का। तो क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है ये आपका चालक का गुण है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह अथवा धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? या चालक का गुण है जो धारा अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। तो बेटा क्या कह सकते हैं? एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और धारा का क्या है? दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी रास्ते से आप जा रहे हो तो आपको जो दुश्मन होगा क्या करेगा? रोकेगा ना आपको। कहाँ जा रहा है? रोकेगा ना। तो जैसे मान लीजिए आपका ये आपका कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस हो गया। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये बना देंगे तो वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल मतलब कि आप इसकी वैल्यू घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे बेटा किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे? आर से लिखते हैं। ठीक, इसको किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया। और इंडिकेट किससे करेंगे? इससे करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे ओम का नियम। नहीं, ओम का नियम बाद में देखेंगे, विभवांतर जब पढ़ा देंगे आपको तो। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस का क्या? रेजिस्टेंस के नियम, प्रतिरोध के नियम। इतना समझ में आपको? अब देखिए हम बात करेंगे प्रतिरोध के नियम। देखिए प्रतिरोध के कुछ नियम होते हैं। प्रतिरोध के क्या होता है बेटा? कुछ नियम होते हैं। ठीक, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध के कुछ नियम। मैंने आपको पहले बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि कंडक्टर में प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में उससे कम होता है। बताया था। तो प्रतिरोध, पहला पॉइंट क्या है? जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जो क्या रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा?
रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे? मटेरियल पर। मटेरियल पे मतलब अगर मटेरियल आपका क्या है, कंडक्टर है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर इंसुलेटर है तो उसमें बहुत ज्यादा होगा। सेमीकंडक्टर है तो उससे कम होगा। ठीक। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है आपका तापमान पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, निर्भर करता है टेम्परेचर पे। देखिए अगर आपका कंडक्टर होगा, इंसुलेटर हो गया और आपका सेमीकंडक्टर हो गया, है ना। अगर कंडक्टर आपके क्या होंगे, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम है, ये सब आपका क्या है, कंडक्टर है। अगर इनका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब इनको टेम्परेचर हम देंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनका बढ़ेगा और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अब यही बात इनमें करें इंसुलेटर में, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब क्या होगा कि इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर से चालक की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इंसुलेटर से वो चालक बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे आपका इंसुलेटर है ना, अब इसको जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या बनने की कोशिश करेगा, कंडक्टर बनने की कोशिश करेगा। समझ में आया। अब इसी बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, तब हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर को चालक बनाने के दो मेथड है, टेम्परेचर बढ़ा दो या डोपिंग कर दो। ठीक, तो टेम्परेचर जब बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, चालक बन जाएगा, मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको वेरीफाई करता है, मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अगर इंसुलेटर को टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो वो कंडक्टर बनने की कोशिश करेगा, सेमीकंडक्टर को दोगे तब भी वो कंडक्टर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप कंडक्टर को दोगे तो वो इंसुलेटर बनने की कोशिश करेगा। समझे क्लियर है। अब दूसरा तीसरा पॉइंट देखो, मान लेते कोई कंडक्टर है आपका, है ना बेटा, मान लेते कोई आपका कंडक्टर है, या आपका कोई कंडक्टर है, कोई आपका कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है, L है, ठीक, और इसका एरिया कितना है, A है, ठीक, और रेजिस्टेंस का कितना है, R है। रेजिस्टेंस क्या है इसका, R है, ठीक। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा, थर्ड पॉइंट देखो, ये तुमको स्टैंडर्ड बुक का मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रहा हूँ। तुम्हारी बुक ITI बुक में टेम्परेचर का मैटर नहीं है, टेम्परेचर का मैटर उसमें एक्सप्लेन नहीं दिया है, लेकिन हम बता रहे हैं, समझो। तो जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ हमने क्या मानी है, L मानी है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर।
तो क्या आ जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। जैसे हमने कूलाम का नियम बताया था, दो इक्वेशन बनाई थी, दोनों को उठा के एक में मर्ज कर दिया था, इसी तरह इसको मर्ज कर देंगे। आ रहा है, तो R क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होगा। ठीक, अब जैसे वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, K L/A लिख सकते हो। लेकिन हमने बताया था आपको कि प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखा जाता है। यहां तुमने K बोल दिया, लेकिन यहां पे K की जगह होता है रो होता है। क्या होता है, रो। तो यहां क्या हो जाएगा, R इज रो L/A। रो क्या होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, हिंदी बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, या कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कह सकते हो, इसके दो नाम है, प्रतिरोधकता कह लो या विशिष्ट प्रतिरोध कह लो। ठीक, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A हो गया। अगर यहां से इस इक्वेशन को हम यहां लिख लें, तो अगर रो की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, A/L हो जाएगा, A/L हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं। रो लिख लिया हमने, R की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी, है ना। A की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर, कैंसिल हो गया, तो रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, प्रतिरोध के नियम होंगे। अब देखते हैं प्रतिरोधों के कनेक्शन। प्रतिरोधों के कनेक्शन मतलब प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं, इनमें से न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। ठीक है, क्लियर है तुषार, क्लियर है। हम कहते हैं कोई भी चीज पढ़ो तो रीजन से पढ़ो, ऐसा क्यों, नहीं तो ना पढ़ो। अब देखो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, तो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आपके दो होते हैं। एक होता है आपका पहला कनेक्शन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। ठीक, तो पहले हम किसकी बात करेंगे, सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर, समांतर कनेक्शन क्या बोलेंगे, समांतर संयोजन, क्या बोलेंगे, संयोजन, और इसको बोलेंगे श्रेणी संयोजन। क्या बोलेंगे, श्रेणी संयोजन। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन की। ठीक, चलो सीरीज कनेक्शन, देखो सीरीज कनेक्शन मान लेते हैं आपके तीन प्रतिरोध हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है आपका, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका क्या है, R1 हो गया। दूसरा क्या है, सेकेंड रेजिस्टेंस आपका क्या है, R2 हो गया। और थर्ड आपका क्या हो गया, R3 हो गया। सर वो R3
अब क्या है, ये दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सप्लाई वोल्टेज, मतलब ये आपकी कोई सप्लाई वोल्टेज होगी और ये तीन रेजिस्टेंस आपके यू कनेक्टेड है। ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये प्लस हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। तीन रेजिस्टेंस, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, जो आपकी एक सप्लाई से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पे करंट क्या होगी, आई फ्लो होगी, ठीक। तो अब यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे V1। क्या होगा? V1। यहां पे क्या होगा? V2। यहां पे क्या होगा? V3। एक्चुअली क्या है बेटा कि जो आपका V होता है, जो V होता है ये धारा का दोस्त होता है। क्या होता है? धारा का दोस्त होता है, या कह सकते हैं ये धारा का भाई है, ठीक। अब धारा यहां पहुंची तो रेजिस्टेंस क्या, धारा का दुश्मन है, तो पहले पहुंची तो उसने क्या किया, रेजिस्टेंस ने इस धारा को रोक लिया और कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वोल्टेज आया, इसको मारा पीटा तो धारा आगे बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V1 हो गया। मतलब इसको मारने पीटने में इसका वोल्टेज कितना खर्च हो गया, V1 खर्च हो गया। फिर दूसरा, फिर ये रोका, फिर आया, फिर मारा इसको, फिर इसने जाने दिया, तो फिर कितना वोल्टेज खर्च हुआ, V2 खर्च हुआ। फिर यहाँ पे पहुंची करंट, फिर इसने रोक लिया, है ना, तो फिर इसने मारा तो फिर इसका फिर वोल्टेज खर्च हो गया, तो इसकी जो टोटल वोल्टेज है वो क्या हो गया, इन तीनों में खर्च हो गया। समझ आया? कैसे समझ आ रहा है? अब देखो सीरीज में, सीरीज कनेक्ट, कुछ बातें समझ लो। सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में सेम करंट होती है। क्या होती है? सेम करंट होती है। क्या होती है? सेम करंट होती है। सेम करंट मतलब क्या कि इसमें I1 करंट ही फ्लो होगी, यहाँ पे भी I करंट फ्लो होगी, यहाँ पे भी I करंट फ्लो होगी, यहाँ पे भी I करंट फ्लो होगी, तथा वोल्टेज भिन्न होता है। वोल्टेज क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में तुमको अपने रखनी है, ठीक। अब हमने क्या बताया कि करंट को प्रवाहित कराने के लिए इसकी जो वोल्टेज की सारी ताकत क्या हो गई, खर्च हो गई। एक ताकत V1 में खर्च हो गई, एक V2 में, एक V3 में। तो हम क्या कह सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो हुआ। अब देखो एक ओम का नियम होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक। ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे V की जगह क्या रख देंगे, IR रख देंगे, और V1 की जगह रख देंगे हम IR1 हो जाएगा, और V2 की जगह रख देंगे IR2 हो जाएगा, और V3 की जगह क्या रख दोगे, IR3, क्योंकि करंट आपकी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है? चलो अब यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कैंसिल हो गया, I कॉमन हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो तीन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लेते हैं सपोज दैट R1, R2 एंड R3 की वैल्यू क्या है, R है, ठीक। तो रखो, तो टोटल को हमने मान लिया RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3R, मतलब 3 गुना हो गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी टोटल की, 3 गुना। मतलब इससे ये पता चलता है कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सीरीज कनेक्शन समझ में आया। अब इसके बाद हम आपको पैरेलल कनेक्शन बताते हैं, ठीक है। देखिए पैरेलल कनेक्शन, ये कनेक्शन आपको, इसके बाद एक आता है मिसलेनियस कनेक्शन। मिसलेनियस मतलब
सीरीज और पैरेलल को एक ही में कनेक्ट कर दिया। समझ में आया बेटा? अब मान लेते हैं आपके 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो क्या है, पैरेलल कनेक्टेड। पैरेलल मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा। इनको कनेक्ट कर दिया हमने सप्लाई से। क्लियर बेटा? ओके। अब देखो ये आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। क्या है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अब इसमें उल्टा हो जाएगा। यहां पे करंट आई करंट आई, अब ये करंट 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये आपकी I1 करंट होगी, ये आपकी I2, यहाँ पे आपकी I3 हो जाएगी, और ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया। अब देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट अलग अलग हो जाती है। करंट क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है। सो अब यहाँ पे करंट आपकी क्या, ये I थी, अब ये I क्या है, 3 करंट में डिवाइड हो गई। तो इसे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हो। सो अब बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब देखो बेटा ध्यान दो कि पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इसमें समान होगी। पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, करंट की वैल्यू डिफर हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, V बाई R आया। तो I की यहाँ क्या रखोगे, V बाई R। इसी तरह I1 की वैल्यू रखोगे, ये आ जाएगा आपका V अपॉन R1 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम I2 की वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा, और अगर हम I3 की वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन R3 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये से वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। सो V भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हुआ। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू फॉर्मूला ये होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर मान लीजिए ये तो आपका 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस, अगर आपका 2 रेजिस्टेंस है, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो उसके लिए फॉर्मूला शॉर्टकट होता है, वो आप याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका 2 के लिए हो जाएगा। अगर इसका हम शॉर्टकट निकालें तो R2 इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो 2 के लिए। ठीक, अच्छा। अब बेटा ध्यान दो, मान लेते हैं सपोज दैट R1, R2 एंड R3 की वैल्यू R है, तो रखो यहाँ पे। तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, तो जब RT की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा R बाई 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 1 बाई 3 इंटू R। मतलब इससे ये पता चलता है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, सीरीज में ज्यादा रहेगी और पैरेलल में कम होगी। ठीक है, अब चलो ओम का नियम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की चीजें हम बताएंगे। ठीक, ओम का नियम समझने से पहले हम लोग बात करेंगे ईएमएफ की या वोल्टेज की। तो साथ हमारा रिवीजन हो रहा फर्स्ट ईयर। मोहित को सब आता ही है, मोहित को सेकेंड ईयर का आता है, तो घंटे का नहीं आए। क्यों मोहित, नींद आ रही है? खाना खाने में नींद आती है ना दोपहर में? हाँ ठीक। अब देखो ईएमएफ बात करते हैं। ईएमएफ
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। विद्युत माने करंट, वाहक माने ले जाने वाला, बल माने बल। मतलब विद्युत वाहक बल वो बल है जो, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, या क्वेश्चन, तो विद्युत वाहक बल वो बल है जो कंडक्टर में धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। मतलब क्या कहेंगे कि चलो हम हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ चलो, ठीक है। पहली परिभाषा ये हो गई कि विद्युत वाहक बल ऐसा बल होता है जो धारा को इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाता है, या कह सकते हैं कि पूरे सर्किट में मोशन करवाता है। पहली परिभाषा ये होगी। दूसरी परिभाषा ये है कि आपका जो विद्युत वाहक बल है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, धक्का देता है, ठीक, या उनको ऊर्जा देता है, ठीक। पहली परिभाषा क्या है? धारा को चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाले बल को ईएमएफ कहते हैं, ठीक। अथवा कह सकते हैं क्या कि यहां एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने के लिए ऊर्जा देता है, ठीक है। ऊर्जा देता है, उनको धक्का देता है, जो समझ लो, ठीक। अब इस तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे E से प्रदर्शित करते हैं। किससे? E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक देखें, यूनिट, तो यूनिट इसकी क्या होती है? वोल्ट होती है, और जूल पर कूलाम भी होती है, जूल पर कूलाम। तो ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। अब हम बात करेंगे ओम का नियम। ओम के नियम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और समझ लो डीसी नेटवर्क का बेसिक पॉइंट है ये। अगर जिसका ओम का नियम क्लियर नहीं हुआ उसका कुछ नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। क्लियर है? चलो इतना समझ में आया। अब चलिए ओम के नियम को बात करते हैं। ओम्स लॉ, देखिए तीन चीज होती है। एक होता है सर्किट में करंट होती है, एक होता है रेजिस्टेंस होता है, एक होता है आपका वोल्टेज। तो ओम का नियम ये तीनों के बारे में रिलेशन बताता है। ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर है, धारा तो कंडक्टर में फ्लो होगी ना, इंसुलेटर में तो होगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर, उसको मत छेड़े, ठीक। तो उन्होंने बताया
कि उस सर्किट में बहने वाली धारा तथा उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर मतलब ईएमएफ, उन दोनों का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। मतलब ये आपका ओम का नियम है। मतलब उन्होंने बताया था कि V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो ओम का नियम, जैसे मानो हमने बताया था कि बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो अपनी बात अपने लैंग्वेज में कहते हैं, दूसरा प्रोफेसर अपनी बात को अपनी लैंग्वेज में कहेगा। ठीक, तो ओम के नियम को कई तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जो स्टैंडर्ड है ये आपका है V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कह सकते हैं कि V/I इज इक्वल टू R, दिस इज अ कांस्टेंट, मतलब दिस इज अ एक्यूरेट, जो ओम का नियम है ये है। ठीक, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब इन्होंने ये कह दिया कि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब को नहीं बदला गया, तो उसमें जो चालक के सिरों पे लगने वाला विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कुछ साइंटिस्टों ने ये कह दिया, तो ये हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से करोगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू IR। सो यहां पे आ जाएगा V/I इज इक्वल टू R। ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक, अब कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? I इक्वल टू GB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I इक्वल टू GB, और इसको हम लिख सकते हैं G इक्वल टू क्या होता है? 1/R होता है V, तो क्या हो जाएगा? देखो G क्या कह रहे थे? 1/R रख दोगे तो V इज इक्वल टू IR, यही आपका फॉर्मूला है। तो एक ओम के नियम को अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग प्रोफेसर्स कह दो या साइंटिस्टों कह दो, ओम के नियम को कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब देखिए ओम का नियम किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट्स, एक होता है पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट में आपका क्या आता है? इंडक्टर आता है, रेजिस्टर आता है एंड कैपेसिटर आता है। इंडक्टर ये क्या करेगा? डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को पास कर देता है। ये सब हमने बताया है तुमको, फिल्टर जब पढ़ाया था तुम लोगों सेकेंड डे में, तो सब बताया था। अब एक्टिव कंपोनेंट्स में आपके क्या आता है? सेमीकंडक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो ओम, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। और ये जो होते हैं ये आपके तीनों फॉलो करते हैं। ये क्लियर है? अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ओम का नियम है उसका कर्व कैसा होता है। ठीक ठीक, तो देखिए ओम का नियम का जो कर्व होता है, जैसे मान लीजिए ठीक कर्व की बात करते हैं, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपकी करंट हो गई। तो इनका जो कर्व होगा वो सीधी रेखा होगा। क्या होगा? सीधी रेखा, या कह सकते हैं लीनियर होगा। तो V/I इज इक्वल टू R, ये मान लो थीटा मान लो। ठीक ठीक है, तो इनका जो कर्व होता है क्या होता है? रेखी होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया,
रेजिस्टेंस के कनेक्शन बताया, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बताया और ओम का नियम बताया। एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट रह गया है, वो है आपका रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट, वो लेक्चर में बताएंगे। और उसके बाद आपको हम क्या बताएंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।